Hello students, how are you? Today we are going to discuss a very important topic for your board exam as well as the NEET. That is the reproductive cycle or menstrual cycle. As you know, there are two important categories in the mammals. One is the primate and another is non-primate. So here there are two important cycles. One is menstrual cycle and second one is ostrus cycle. Now, first we discuss difference between these two cycles. Then we will discuss the menstrual cycle in detail, right? तो ostrus cycle और menstrual cycle में अगर हम दोनों में बात करें तो ostrus cycle you will find in non-primate, right? जैसे काव, बुफेलो, गोट, शीप, ये जो है वो सारे के सारे नॉन प्राइमेट में आते हैं, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपको प्राइमेट्स में मिलेगी, लाइक ह्यूमन फीमेल, मंकीज हैं, एप्स हैं, तो इनमें सब में आपको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा. नाउ द सेकंड स्ट्राइकिंग फीचर, देयर इज ए स्पेसिफिक हीट पीरियड, राइट? जबकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी हीट पीरियड वगैरह मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होता है. सो व्हाट इज द हीट पीरियड? हीट पीरियड बेसिकली क्या है? कंसीविंग पीरियड है या कंसीविंग टाइम है फीमेल का. यहाँ फीमेल में एक पर्टिकुलर टाइम आता है जबकि उसका जो वेस्कुलर रीजन है, जो आपका वल्वा रीजन है, उसमें हाई वेस्कुलरिटी होगी, एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होगा. जैसे अगर मैं काऊ का एग्जांपल ले लूँ, बहुत फेमिलियर एग्जांपल है, तो काऊ के केस में 17 आवर्स का टाइम पीरियड है. अगर उस टाइम पीरियड में फीमेल जो है वो मेल के साथ कॉपुलेट कर जाती है, कॉइटस होता है, मीटिंग होती है, तो वो कंसीव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. जबकि यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, थ्रू आउट द ईयर फीमेल कैन कंसीव, तो वो हीट पीरियड नहीं है. दूसरा, यहाँ पर एक ब्लीडिंग फेज आता है. ब्लीडिंग फेज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. यहाँ अगर मैं ऑस्ट्रस की बात करूं तो यहाँ कोई भी ब्लीडिंग फेज नहीं आएगा. यानी एक स्ट्राइकिंग फीचर जो है फीमेल का कि उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आपका ब्लीडिंग फेज से क्लियर कट हो जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें फीमेल कंसीव करती है, जो उसका वल्वा रीजन आ रहा है वो हाईली इन्फ्लेमेट कर जाता है, स्वेलअप होता है. स्वेलअप होने का जो मेन रीजन आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द हाई वेस्कुलरिटी, राइट? एक्सेस ग्लैंड्स जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सेस ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, देन एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन इज डन. अच्छा, दूसरा यहाँ पर क्या है? ये स्पॉन्टेनियस ब्रीडर होते हैं या ओव्यूलेटर होते हैं. स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, राइट? जबकि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस ओव्यूलेटर है. इंड्यूस ओव्यूलेटर या स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर. ओव्यूलेशन डिपेंड अपॉन द कॉइटस.
अगर कॉइटस होगा तब तो ओव्यूलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर मैं बात करूं, कॉइटस हो या ना हो, ओव्यूलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर साइकिल में होगा जरूर। इसका मतलब ओव्यूलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कॉइटस और इंटरकोर्स। ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रस साइकिल एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं या 2 नंबर में पूछ लें। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 डिफरेंसेस बता दिए हैं, राइट। नाउ कम टू दी मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। मेंस्ट्रुअल साइकिल और reproductive cycle. This is the striking feature of the primates. प्राइमेट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं इसका जो इनिशियल टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट। आप लोग कंपटीशन दोगे तो एक टर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर मीनार्क। मीनार्क मीनार्क कहते हैं ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी कह सकते हो आप इन शॉर्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है फीमेल में, राइट, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको आप कहते हो मीनार्क, राइट। ये मीनार्क जो होगा वो एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स। देखिए डिपेंड करता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर एज हम फिक्स नहीं कह सकते, बिकॉज इज अ हाई फ्लक्चुएशन, हार्मोनल फ्लक्चुएशन इन फीमेल। तो अलग अलग फीमेल में अलग अलग एज पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑपरेट होगी। फिर दूसरा लें यहाँ पर मीनोपॉज। अब मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज है स्टॉपेज ऑफ एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। जनरली ये स्टॉप होता है एट द एज ऑफ 50 to 55 ईयर्स, ठीक है। ये जो डिफरेंस आएगा, ये इसका जो डिफरेंस आएगा, राइट। नाउ दिस डिफरेंस इज कॉल्ड फर्टाइल एज ऑफ फीमेल। देखो कंपटीशन दोगे तो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान दिया करो। अब सिंपल सा है, अगर मान लो उसने एक मीनार के स्टेज पे दे दिया, मीनोपॉज स्टेज पे दे दिया, और उसने आपसे फर्टाइल एज पे क्वेश्चन बना के दे दिया कंपटीशन में, अब आपको आता ही नहीं कि फर्टाइल एज कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन छोड़ आएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जब कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दें, वहीं कंपटीशन आसान हो जाएगा जब आप इजीली इन चीज़ों को माइंड करोगे, राइट। मीनोपॉज। फिर उसके बाद आप लेते हैं एमीनोहॉरिया। एमीनोहॉरिया का मतलब होता है नो एमसी, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं हो रही है। अब कौन सी वो कंडीशन हो सकती है जो कि एमीनोहॉरिया में हम कंसीडर करेंगे? देखिए, बिफोर प्यूबर्टी, राइट,
जो प्यूबर्टी एज है जिस पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे पहले तो होना ही नहीं, तो उसके लिए भी आप टर्म ये यूज करेंगे एमिनोहोरिया, राइट। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तब भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होनी, राइट। 9 मंथ के लिए कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, राइट। फिर उसके बाद थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोहॉरिया। लैक्टेशन मतलब फीडिंग प्रोसेस, जब तक फीमेल फीड करा रही हैं तब तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होगी, राइट। लैक्टेशनल एमिनोहॉरिया, या एक आपके सामने ही लिखा हुआ है मीनोपॉज, यानी यहां तो क्या हो गया, अब वहां पर मीनोपॉज आ गया 50 to 55 ईयर्स पर, देन देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 4 कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एमिनोहॉरिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला लेते हैं टर्मिनोलॉजी। अगली टर्मिनोलॉजी में हम ले रहे हैं पॉलीमीनोहॉरिया। देखिए पैरेलल 2 टर्म लिख रहा हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओलिगोमीनोहॉरिया, देखिए पॉलीमीनोहॉरिया, यहां क्या हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल decreases, right। typically the cycle duration is 28, ये हो गया 22 days। तो ड्यूरेशन अगर डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स विल इंक्रीज। यहां ओलिगोमीनोहॉरिया में हम कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ साइकिल इंक्रीजेस। 28 से ये ड्यूरेशन सपोज हो गया 32 to 35 डेज, तो नंबर ऑफ साइकिल विल डिक्रीजेस, ठीक है। तो पॉलीमीनोहॉरिया और ओलिगोमीनोहॉरिया। एक टर्म और मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहां पर, डिसमीनोहॉरिया। डिसमीनोहॉरिया, इसको हम बोलते हैं पेनफुल मीनार्क, राइट। पेनफुल मीनार्क मतलब जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जनरली हर रिप्रोडक्टिव साइकिल में पेन डेफिनेटली होगा ही होगा, तो उसके लिए जो पेन के लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं डिसमीनोहॉरिया, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब आते हैं जरा रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की बात करें कि ये क्या है, कैसे ऑपरेट हो रही है, कितने फेजेस हैं इसमें, राइट। उन फेजेस के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए टोटल साइकिल जो है, टोटल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो दिस साइकिल ऑपरेट और कंप्लीटेड इन 28 कैलेंडर डेज, राइट। ये हम इस पे डेज मार्क करते हैं 01 और मिडिल में मैं मार्क कर रहा हूं 14th, सेंटर ले लिया एंड 28, ठीक है।
अब टिपिकली जो मैंने सेंटर लिया है, दिस इज ओव्यूलेटरी फेज, राइट। तो इससे पहले हम इधर की तरफ चलें और इधर से फिर राइट हैंड 28 की तरफ चलें, यानी हमारे पास दो फेजेस और मिल गए। इसको हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और इधर वाले को हम बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब देखिए जो प्री ओव्यूलेटरी है, अब इसमें कितने आ गए, 01 डे से 13 डे तक ले रहे हैं, 13। और इसमें भी मैं 05 तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, इसको मैंने रेड कर दिया, राइट। नाउ दिस टाइम पीरियड रेफर्स टू द मेंसेस पीरियड। तो यहां हमने दो कैडर में इसको डिवाइड कर लिया। ये जितना रेड से मैंने शो किया है, सिर्फ इसको मार्क कर रहा हूं, राइट। दिस इज कॉल्ड मेंसेस फेज, मेंसेस फेज, या हम इसको बोल सकते हैं फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवा, या हम इसको बोल सकते हैं टीयर्स ऑफ यूट्रस, राइट। तो ये फेज आया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, यानी नेक्स्ट फेज हमारा शुरू होगा 6 से 13 तक का जो फेज हमारा जाएगा, राइट, इसको हम कहेंगे प्रोलीफेरेटिव फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज, राइट। और जो आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी वाला है, इसके लिए मैं एक टर्म और दे रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, या फिर आप एक टर्म और यूज कर सकते हो, सिक्रीटरी फेज, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट हो गया हमारा कि हमें कितने फेजेस पढ़ने हैं, राइट। 1 इज मेंसेस फेज, सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, एंड फोर्थ इज ल्यूटियल और सिक्रीटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इन फेजेस में हो क्या रहा है। अब देखिए मेंसेस फेज या टीयर्स ऑफ यूट्रस या फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो हम कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपका फर्स्ट थिंग इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डिक्रीज करेगा, राइट, लेवल इसका स्टेगनेंट रहता है। इस प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, राइट, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम क्या होगा, रप्चर्ड। अब जब ये एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होती है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो यहां जो है दैट विल सिक्रीट और रिलीज द मेंसेस फ्लूइड, menses fluid. Now this menses fluid having
अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 50 से लेके 100 ml ये अमाउंट होगा। वन मेंस्ट्रुएशन में वन फीमेल कैन लूजेस 50 to 100 ml मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। अब इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में है क्या, देखिए इसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवा, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट, देन म्यूकस, देन आपका ब्लड, इसमें भी ये ध्यान रखना यहाँ पर मेनली WBCs just to prevent the infection during the bleeding process, right, and unfertilized ova, right, this all will constitute the menses fluid. Now during this process the endometrial capillaries get coiled and ruptured, right. Once these capillary ruptured, then the endometrial layer is washed out. After this, the endometrium is only 1 to 2 mm thick. यानी आफ्टर द मेंसेस फेज जो एंडोमेट्रियम है वो 1 to 2 mm की थिकनेस उसमें रह जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ इस स्टेज पे बात करूँ या इस फेज पे बात करूँ, दिस इज अराउंड 3 to 5 mm विच इज गुड फॉर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस, राइट। सो आई होप कि मेंसेस फेज इज क्लियर टू यू। नाउ देखो मेंसेस फेज में एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन तो स्टेगनेंट है ही है, डिक्रीज रहेगा ही रहेगा, एस्ट्रोजन धीरे धीरे एलिवेट करेगा, FSH एलिवेट करेगा, LH एलिवेट करेगा, राइट। प्रोलिफरेटिव फेज, जो प्रोलिफरेटिव फेज है यहां पर आपका देखिए एस्ट्रोजन प्लस FSH प्लस LH ये इंक्रीज करते चले जाएंगे। यहां क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन, जो फॉलिकल्स हैं इन द ओवरी वो मैच्योर हो रही हैं, राइट, देन मैच्योरेशन होगा, देन एंडोमेट्रियम रिपेयर, यानी अब यूट्रस को क्या है रिपेयर किया जा रहा है फॉर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस, रेडी किया जा रहा है उसको। तो प्रोलिफरेशन में आपका फॉलिकल मैच्योर होगी एंड द यूट्रस इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन, उसकी जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो बनना शुरू होती चली जाएंगी और धीरे धीरे उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ड्यूरिंग दिस फेज एस्ट्रोजन एंड FSH एज वेल एज द LH they will increases, but there is no change in the progesterone, right। अब देखिए जो आपका 14th डे आएगा, इस 14th डे पर, यानी मैं अब इस ओव्यूलेटरी फेज की बात कर रहा हूं, राइट, 14th डे पर क्या होता है, LH सर्ज, LH is optimum, right, then Graafian follicle ruptured and the secondary oocyte release, right. This process is called ovulation. LH is the ovulatory hormone. अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो रही है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। मैंने आपको जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाए हैं, ओवरी पढ़ाई है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है। जिन बच्चों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट कि उनको देखो बेटा, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जब ओवरी में आपको पढ़ा रहा था तो उसमें वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कैसे हो रहा है, राइट, और वो किस तरीके से रप्चर्ड करेगा, हाउ द सेकेंडरी oocyte रिलीज एंड आफ्टर द रिलीज उस ग्राफियन फॉलिकल्स का होता क्या है, राइट।
तो यहाँ पर हम वो चीज़ें अब डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल जितना ध्यान रखिए, तो ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर करती है एंड द oocyte इज रिलीज। नाउ दिस oocyte एंटर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जब oocyte जो है वो ओवरी से रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं ओव्यूलेशन, राइट। अब ओव्यूलेशन हो गया 14th डे पर LH सर्च, FSH सर्च जो है अब डिक्लाइन होना शुरू करेंगे। यानी अगर हम इसकी बात करें तो LH प्लस FSH ये अब डिक्रीज करेंगे, बट प्रोजेस्ट्रॉन ये इंक्रीज करेगा और ऑप्टिमम जो है वो 21st से लेके 23rd डे पे मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना जरा। अब मैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। पहले ये समझते हैं इसका नाम क्यों ल्यूटियल पड़ा, क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, पहली बात, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनना है, इसलिए हम कह रहे हैं उसको ल्यूटियल फेज। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन इस फेज में सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेस्ट्रॉन है यहां पर अब, ठीक है। तो सिक्रीटरी फेज सबसे ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया सिक्रीटरी फेज। अब 21st to 23rd मैंने क्यों बोला है वो भी अभी समझाऊंगा मैं। तो मेरे ख्याल से ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है एंड दैट कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन हार्मोन। अब इसके बाद अब देखिए एक टिपिकल बात मैं करने जा रहा हूं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 14th डे पर हो रहा है, ठीक है। 14 डे पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन 14 डे से 7 to 8 days, 7 to 8 days, 7 to 8 days का मतलब हो गया कि 21st या फिर 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस डे पर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन, राइट। तो ऑप्टिमम लेवल उस समय होना चाहिए क्योंकि यूट्रस जो है उसकी मैक्सिमम थिकनेस इस टाइम पर होगी, राइट। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन पर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद एम्ब्रियो जो है या जाइगोट जो है वो धीरे धीरे आपका यूट्रस की तरफ बढ़ना शुरू होगा, राइट। During the course of this journey, the zygote undergo the cleavage process and that will enter into the morula stage, then blastula stage. At the blastula stage, the zygote present in the uterus and the zona pellucida is almost disappear. Now the zygote is sticky in nature and that will stick on the fundus region of the uterus. This is called implantation. तो उसको 7 to 8 days लग जाएंगे यूट्रस में आने में, राइट। इसलिए मैंने बोला है कि प्रोजेस्ट्रॉन 21st से 23rd का जो टाइम पीरियड है वो ऑप्टिमम लेवल होगा उस टाइम पर, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी क्रिटिकल चीजें, ये पूरी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई कि 28 डेज में क्या क्या होगा, थोड़ी सी क्रिटिकल चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर हम 14 डेज से 3 डेज इधर ले लेते हैं, यानी 11 ये टाइम पीरियड में ले रहा हूं और 4 डेज इधर ले रहा हूं, ये टाइम पीरियड अप्रॉक्स 1 वीक, यानी 7 डेज,
राइट। ये जो 7 डेज मैंने लिए हैं इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड क्या मतलब है इस क्रिटिकल पीरियड का? और एक और पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, इससे पहले यानी ये टाइम पीरियड और इधर इसके बाद ये टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड सेफ पीरियड। सेफ पीरियड मतलब क्या है इनका, क्रिटिकल पीरियड और सेफ पीरियड का? देखिए, ये जो 7 डेज मैंने साइकिल्स के निकाले हैं, ये इसलिए निकाले हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंसीविंग इज मोर, राइट। इस टाइम पीरियड में फीमेल अगर क्वाइटस करती है, फिजिकल मीटिंग करती है, इंटरकोर्स करती है मेल के साथ में, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस 99% होते हैं। 99% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम ऐसे आइडियल हार्मोनल स्टेटस हमको देखने को मिलते हैं जिसमें एट 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला 99, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है फ्लक्चुएट करता है, या तो वो 13 डे पे हो गया या वो 15 डे पे हो गया, तो हल्का फुल्का फ्लक्चुएशंस इसमें रहेगा ज़रूर। तो यहाँ हम 1 वीक का टाइम पीरियड लेके चलते हैं क्योंकि वायबिलिटी है। अगर स्पर्म की वायबिलिटी देखें तो 48 आवर्स तक जा रहा है, अगर आपका ओवम की वायबिलिटी देखें तो वो भी आपका 48 to 72 आवर्स तक पहुँच जाता है, यानी 2 और 3 डेज में अप्रॉक्स इनकी वायबिलिटी है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर लेके भी चलते हैं 3 डेज पहले, यानी 10 और 11 पे भी क्वाइटस हुआ है और 14 पर उसमें ओव्यूलेशन हो रहा है, तो चांसेस हैं कि उस समय तक स्पर्म वायबल ना हो, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेफ पीरियड ये है, अगर इस टाइम पीरियड पर अगर क्वाइटस होता है, फिजिकल मीटिंग होती है, नो फर्टिलाइजेशन, राइट, नो प्रेगनेंसी। ऐसे इधर अगर 14 से 18 पे क्वाइटस होता है तो जो ओवम है वो वायबल नहीं है, राइट, वायबल नहीं है तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसको बोला है सेफ पीरियड। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो जो आपके चैप्टर 4 के लिए काम करेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जब मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बताऊँगा उसमें 3 कैटेगरी बताऊँगा, राइट। एक बताऊँगा डेली पिल्स, दूसरी बताऊँगा आपका वीकली पिल्स, और तीसरी बताऊँगा आपको मंथली पिल्स, ठीक है। डेली पिल्स का मतलब ये हुआ कि फीमेल को 21 डेज तक वो पिल्स लेनी है। 7 डेज ये निकाल देते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उस समय तो कोई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यानी 7 डेज निकाल के आपका 1st to 21st तक लेना है, ठीक है। तो 28 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो डेली पिल्स हैं, फिर उसके बाद वीकली पिल्स हैं, फिर उसके बाद मंथली पिल्स हैं। तो जो डेली पिल्स होती हैं उसमें सपोज मान लीजिए 7 डेज तक ये चला, फिर उसके बाद 8 से 21 तक उसने वो ले ली, राइट, 21 टैबलेट्स ले लिए उसने। अब उसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें हम आयरन पिल्स और ऐड करते हैं, यानी वो 7 डेज जो निकले हैं उस 7 डेज में वो फीमेल जो है वो आयरन पिल्स लेगी इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये जो पिल्स होती हैं ये ब्लीडिंग फेज, ये जो अमाउंट है इसको बढ़ा देती हैं, राइट। ये अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो वीकनेस आ सकती है फीमेल में, HB कंटेंट कम हो सकता है, उसका ब्लड कंटेंट कम हो सकता है, वैसे ही जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है कम होता है, RBCs कंटेंट जो है वो कम होता है फीमेल्स के अंदर इन कंपैरिजन टू द मेल्स। तो इसलिए 7 डेज में वो आयरन पिल्स दी जाती हैं, फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट की जाएंगी, राइट। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ द
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। आई होप कि आप लोगों को हर चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी, राइट। जो हार्मोन्स है उनका डेफिनेटली याद रखना कि किस फेज में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे एलिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट। तो जो बच्चे हैं बोर्ड वाले, तो वो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर आपको। कंपटीशन में छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, जैसे ओवुलेटरी फेज है, प्री ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा है, कहाँ पर सर्ज मिल रहा है, एलएस सर्ज कहाँ मिल रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन सर्च कहाँ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई होप कि इसके बाद जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।